नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है तृतीय इकाई हिंदी भाषा के आधारभूत कौशलों को लेकर है। हिंदी भाषा के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध को लेकर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ में इस इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा जो प्रकरण है, पाठ्य वस्तु के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वह प्रकरण है भाषा के माध्यम से बालक में सृजनात्मकता का विकास करना। हम भाषा के माध्यम से बालक में किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। साथियों, सृजनात्मकता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सृजनात्मकता मतलब अंग्रेजी के एक शब्द जो कि क्रिएशन से बना है। क्रिएशन का मतलब होता है कंपोज करना। कंपोज करना मतलब स्वयं के द्वारा कुछ रचना करना, कुछ रचित करना, कुछ मौलिक रचना करना। तो बालक किस प्रकार से रचना करता है या रचना शिक्षण में उसे किन कौन सी विधाओं के बारे में उसे बताया जाता है, तो इसका अध्ययन हम इसके माध्यम से और इस प्रकरण के माध्यम से करेंगे। और बालक में हम सृजनात्मकता का विकास किन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं या कौन कौन सी गतिविधियों को आयोजित करके हम विद्यालय स्तर पर शिक्षक द्वारा बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। तो साथियों, इसी पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने चार मुख्य बिंदुओं पर हमने गतिविधियों को लेकर हमने चर्चा की थी। तो उस चर्चा के दौरान शेष रहे बिंदुओं पर हम आज के इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, पांचवा जो बिंदु हमारे सामने है और इसके माध्यम से हम किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो पांचवा जो बिंदु है साथियों, वो बता रहा है कि मौखिक कौशल से संबंधित गतिविधियां। अब बालकों में मौखिक कौशल जो एक उच्चारण संबंधी कौशल है, मौखिक कौशल है, उसको विकसित करने के लिए हम कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें हम बाल सभा प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। हम इसके अलावा कविता पाठ है, गीत प्रतियोगिता है या कहानी कथन है कि कहानी को कौन अच्छे हाव भाव के साथ सुना सकता है, तो इसका भी हम एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें हम तर्क वितर्क को लेकर बालक को दो पक्ष होते हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो इसमें लेकर जब बालक अपने तर्कों को लेकर एक सप्रमाणिक ढंग से जब वाद विवाद प्रस्तुत करेंगे तो इस बीच में वो प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन भी करेंगे। प्रमाणिक ग्रंथों के अध्ययन से या प्रमाणिक पुस्तकों के अध्ययन से उनमें स्वाध्याय का विकास भी होगा। तो और स्वाध्याय के विकास के साथ साथ में उनमें एक मौखिक रूप में एक बोलने के शब्दों को लेकर शब्द भंडार विकसित होगा, भाषा शैली पर उनकी एक पूर्ण अधिकार होगा। तो बालकों में मौखिक उच्चारण के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हम विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो गतिविधि है वह है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। अब साथियों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके हम बालकों में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम एक साक्षरता अधिगम के अंतर्गत जब हम विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को पठन लेखन का कार्य कराते हैं तो ये उसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हम करते हैं। तो उन गतिविधियों के आयोजन के अंतर्गत हम जब पठन लेखन का प्रयास करते हैं तो पठन लेखन के दौरान जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम साक्षरता अधिगम कहते हैं। तो साक्षरता अधिगम को और अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए, ताकि बालक अपने विषय वस्तु, अपने पाठ्यक्रम, अपने पुस्तकों के अंतर्गत एक रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ पाए। और जब रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे तो वो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में अधिगम कर सकेंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, उसको अवबोध ग्रहण कर सकेंगे। तो इन सबका उद्देश्यों का एक
ही उपाय है कि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाया जाए। वो कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में जैसे हम बता सकते हैं कि कविता शिक्षण के दौरान हम कविता चार्ट लेके जा सकते हैं, अच्छे चित्र कहानी का हम प्रयोग कर सकते हैं, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर हम फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य पट्टिकाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम चक्री जो होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण को केवल किताबी शिक्षण तक ही सीमित न रखे, साथ में उसमें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग, चाहे वो दृश्य हो, चाहे श्रव्य हो या श्रव्य दृश्य हो, उन सबका प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। तभी इन गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से ही हम शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। अन्यथा दूसरी परिस्थिति में हम कभी भी शिक्षण को रुचिकर नहीं बनाएंगे। केवल मात्र पाठ्यक्रम को पूरा करना या औपचारिकताएं निभाने से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वह है विभिन्न प्रकार की खेल। साथियों, साक्षरता अधिगम हेतु विभिन्न प्रकार की भाषाई खेलों का आयोजन हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाई खेलों का आयोजन हम जैसे मान लीजिए हम कक्षा में व्यावहारिक व्याकरण के दौरान पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द पढ़ाने के दौरान जैसे कि मान लीजिए हम कमल के पर्यायवाची बताते हैं। कमल के पर्यायवाची जलज हैं, वारिद हैं, पंकज हैं, नीरज हैं। तो इस तरह के हम कम से कम 4 से 5 पर्यायवाची बताते हैं। तो उसमें किसी एक बच्चे को कमल का चित्र दे सकते हैं, बाकी 4 उसके पर्यायवाची होंगे। तो इस माध्यम से हम बोलेंगे कमल के पर्यायवाची खड़े हो जाइए, कमल के पर्यायवाची खड़े हो सकते हैं। या फिर उनके गले में एक छोटे से फ्लैश कार्ड बनाकर भी हम उनके गले में पहना सकते हैं। तो वो अपनी बारी आने पर कमल की आकृति बनाकर या कमल का चित्र बनाकर अपनी तरफ से किसी प्रकार की गतिविधि को या उस एक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि भाषाई खेलों का आयोजन करके भी हम बालकों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बालकों में कविता पाठ हैं या लघु नाटिका है या एकांकी की मंचन के द्वारा भी बालकों में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हम कर सकते हैं। तो साथ ही साथ में बालकों में मौखिक जो उच्चारण की मौखिकता का जो विकास भी होगा और साथ में सृजनात्मकता का विकास भी उनमें देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब साथियों, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब साथियों, मान लीजिए कि दुनिया में सफल शिक्षक वही हैं, मेरी नज़रों में वही शिक्षक सफल हैं जो बालकों के या छात्रों विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी स्तर के अनुकूल या उनके स्तर के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। मान लीजिए हम आधार रेखा मूल्यांकन के दौरान जब हम कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले हम बेसलाइन करते हैं, आधार रेखा मूल्यांकन करते हैं कि जो कक्षा में, जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं और 40 छात्र हैं, तो उसमें से कौन से छात्र ऐसे हैं जो कक्षा स्तर के हैं, या ऐसे कौन से छात्र हैं जो कक्षा स्तर से एक स्तर पीछे हैं, या फिर ऐसे कौन से छात्र हैं जो बिल्कुल एक स्तर से भी पीछे हैं। तो उनका एक आधार मूल्यांकन करेंगे, आधार रेखा मूल्यांकन करेंगे और उनके समूह बनाएंगे A, B या C, और उनकी आवश्यकताओं को कि बालक को क्या आता है और क्या हमें सिखाने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आधार रेखा मूल्यांकन के दौरान हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि हमें बालकों को क्या सिखाना है, या फिर जो कक्षा स्तर के बालक हैं जो एक प्रतिभाशाली हैं या बौद्धिक क्षमता से युक्त हैं, जिनका मानसिक योग्यता भी उनकी अच्छी है, तो ऐसे प्रतिभाशाली और या फिर मेधावी छात्रों को कुछ पुस्तकालय से पुस्तकों के बारे में उनका अध्ययन करने को लेकर हैं, और भी उनको विशेष अतिरिक्त चीज़ें भी दे सकते हैं। और जो कक्षा स्तर से एक क्लास पिछड़े हुए हैं, तो उन बालकों को हम उससे सरल से कठिन और शब्दावली का प्रयोग करते हुए या सरल से कठिन सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा स्तर पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। साथियों,
हम विद्यालय स्तर पर जब बालकों को अध्ययन कराते हैं तो हम भाषा के विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है कई किस तारीख में, या फिर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के महापुरुषों या विभिन्न महान नेताओं, क्रांतिकारियों, महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं। तो उन राष्ट्रीय पर्वों एवं अवसरों के ऊपर उनकी जो मनाने के उपलक्ष्य में हम विभिन्न प्रकार के भाषाई या फिर हम विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। जैसे उनके जीवन चरित्र पर आधारित विशेषताएं, या फिर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता, कोई भाषण प्रतियोगिता, कोई कविता पाठ, कोई कहानी, कोई बाल गीत, या फिर हम कोई नाटिका का मंचन कर सकते हैं, कोई एकांकी का मंचन कर सकते हैं, कोई वार्तालाप का आयोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम सारी गतिविधियों के माध्यम से, या फिर हम अंत्याक्षरी का भी आयोजन कर सकते हैं। तो इन गतिविधियों के आयोजन से बालकों में एक भाषा संबंधी विकास हमें देखने को मिलता है और बालक बढ़ चढ़कर उन प्रतियोगिताओं में, उन गतिविधियों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। तो इन मतलब प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालक में भाषा का विकास भी कर सकते हैं, साथ में बालक रुचिपूर्ण ढंग से स्वाध्याय की ओर भी अग्रसर होगा, साथ ही साथ इसका भाषाई विकास भी एक प्रवाह के रूप में, अनवरत रूप में चलता रहेगा। तो हमें बालकों में भाषा के विकास हेतु इस प्रकार के आयोजन विद्यालय स्तर पर करने चाहिए, ताकि बालकों का भाषाई विकास सर्वांगीण रूप में हो सके। और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास तो होगा ही, जब मौखिक का होगा तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयास हम कर सकते हैं। तो हर शिक्षक का एक नैतिक दायित्व है कि बालकों में उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करे, साथ ही उनके उच्चारण संबंधी शुद्धता एवं उनकी परिष्कृत रूप में बोलने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित करे और सहयोग करे। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।